हमारी व्यूअर है सुनीता, मेरठ में रहती हैं। अब वैसे तो उन्हें खाना पकाने का बहुत शौक है, पर गर्मियों के मौसम में तपते हुए किचन में गैस के पास खड़े होकर खाना बनाना उनके लिए मुसीबत है। सुनीता जी, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं। इस गर्मी में जो भी खाना बनाता है उसे हैट्स ऑफ है। वापस आते हैं सुनीता पर। दिक्कत यह है कि जब वो अपने परिवार के लिए खाना बनाती हैं तो उन्हें काफ़ी समय किचन और गैस की गर्मी में रहना पड़ता है और पसीना खूब आता है, जिसकी वजह से उनके चेहरे, गर्दन और पीठ पर घमौरियाँ हो गई हैं। उन्हें खुजली भी बहुत होती है और स्किन एकदम लाल पड़ गई है। हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, पर ये ठीक नहीं हो रही। सुनीता का कहना है कि अब मौसम का तो कुछ नहीं कर सकते और खाना बनाना भी नहीं छोड़ सकते। अब ऐसे में वो क्या करें जिससे घमौरियाँ, जो इनकी ये समस्या है, वो एकदम ठीक हो जाए। देखिए, गर्मियों में घमौरियाँ, जिसे अंग्रेजी में प्रिकली हीट रैश कहते हैं, ये बहुत ही आम प्रॉब्लम है। बहुत लोग इससे परेशान हैं। इसलिए आज के एपिसोड में हम डिटेल पर इसमें बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि गर्मियों में घमौरियों की समस्या क्यों होती है, घमौरियाँ कितने समय में ठीक हो जाती हैं और घमौरियों से बचने के लिए क्या करें और इसका इलाज क्या है। सुनिए। प्रिकली हीट को मेडिकल टर्म्स में एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट हम बुलाते हैं मलेरिया रूबरा। इसको कॉमन टर्म्स में गर्मी के दाने भी कहा जाता है। ये बच्चों में, सीनियर सिटीजन्स में बहुत कॉमनली देखा जाता है। उन लोगों में भी जो ज्यादा कुकिंग करते हैं या ऐसे किसी पेशे में हैं जिसकी वजह से उनके शरीर पे पसीना ज्यादा आता है। ये गर्मियों में ज्यादा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उस वक्त सबको ज्यादा पसीना आता है और पसीना ज्यादा आने की वजह से जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो थोड़ी नैरो हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है। उनकी ब्लॉकेज की वजह से शरीर पे ऐसे छोटे छोटे दाने दिखते हैं। जिन लोगों को ये प्रिकली हीट आती है उन्हें प्रिकली हीट के साथ साथ अधिकतर समय 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है, बेहाल अगर उनके शरीर में विटामिन सी की डेफिशिएंसी ना हो। मगर अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो या शरीर की इम्यूनिटी कम हो या वो पानी कम पीते हो तो ये लंबा भी चल सकता है। दूसरी चीज जो स्किन में देखी जाती है, जिन लोगों को सोरियासिस हो या एक्जिमा हो या एलर्जीज की प्रॉब्लम हो या एटोपिक डर्मेटाइटिस हो या डैंड्रफ हो, तो ये बढ़ सकता है शरीर पे सिर्फ पसीने की वजह से। या पानी ज्यादा पिए, सुबह शाम नहाएं। नहाने के लिए आर पार दिखने वाला साबुन या लिक्विड साबुन यूज करें, ना कि कोई रंगीन साबुन या लिक्विड साबुन यूज करें। हो सके तो शरीर पे बर्फ मल लें जहां पे ये शुरू हो रहा हो। दही लगा सकते हैं आप शरीर पे, जी रोज नहीं मगर ऑल्टरनेट डे बेसिस पे, एक दिन छोड़ के एक दिन। जहां शुरुआती हो रही है वहां दही लगा लिया, 5-10 मिनट बाद अपना नहा लिया। नहाने के बाद पाउडर का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपको लगता है पिछले साल हुई थी तो इस साल ही पहले से ही अपना पाउडर यूज कर लें। पाउडर वो हो जिसमें कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें हो, जिसमें कुछ मेंथॉल हो, कूलिंग एजेंट हो, एलोवेरा हो, जो स्किन को सूट करेगा, काम करेगा, रिलैक्स करेगा। परफ्यूम कम हो और इस तरह की चीजें ज्यादा हो तो आपको ज्यादा फायदा देगा। अपनी डाइट में विटामिन सी का सेवन ज्यादा करें गर्मियों में। जैसे कहते हैं कि मौसमी फलों को ज्यादा यूज करना चाहिए। ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, इनको ज्यादा लीजिए। मैंगो हो गए, इन सब में विटामिन सी है। हर पीले रंग की सब्जी और फल में विटामिन सी पाया जाता है, जो शरीर की, स्किन की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इस बीमारी से फाइट करने की शक्ति को भी बढ़ाता है। और अगर आप इससे जूझ रहे हैं, आपको हो गई है मलेरिया रूबरा, तो इन सारे नुस्खों को आप फिर भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमेशा याद रखिएगा, लूज कपड़े पहनिए, टाइट कपड़े सर्दियों के लिए रखिए, उनको गर्मियों में ना यूज करें। पसीना कम आना चाहिए। रात को जब सोते हैं तो आपकी बेडशीट रिलैक्सिंग होनी चाहिए, ना कि ऐसी बेडशीट हो कि जिसकी वजह से आपको पसीना आए, जिसका हाई कलर ना हो, मतलब डार्क कलर ना हो, या कोई ऐसा मटेरियल ना हो जिसकी वजह से आपको पसीना आए। गर्मियों का मौसम है, कोशिश करें कि बहुत देर तक गर्मी में ना खड़े रहें। किचन में हैं तो कोशिश करें कि कूलर या पंखा चला कर रखें। डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें फॉलो करिए, आराम ज़रूर मिलेगा। समस्या फिर भी ठीक नहीं होती है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। कुछ आम दवाइयाँ हैं जो घमौरियों का इलाज बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। माँ बाप ध्यान दें, इन बच्चों को फैटी लिवर का ज़्यादा रिस्क है। आपको बचपन के दिन याद है जब हम लोग स्कूल से घर आते ही बाहर खेलने भाग जाते थे और तब तक खेलते रहते थे जब तक मम्मी खुद बुलाने नहीं आती। उस दौर की बात ही कुछ अलग थी। आजकल ऐसा कम ही होता है और ज़्यादातर बच्चे स्कूल से घर आकर या तो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं या फिर टीवी और लैपटॉप के सामने। घंटों उनका वक्त ऐसे ही गुजरता है, एक जगह पर बैठे बैठे।
अब अगर आपका बच्चा भी घंटों बैठा या फिर लेटा रहता है तो उसे बाकियों की तुलना में फैटी लिवर का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। एक नई रिसर्च से ये बात सामने आई है। फैटी लिवर बीमारी में शरीर का एक्स्ट्रा फैट लिवर पर जमा हो जाता है। इससे दूसरी बीमारियां जो है उनका भी खतरा बढ़ जाता है। आमतौर पर शराब पीने से फैटी लिवर की दिक्कत होती है। हालांकि जो लोग शराब नहीं पीते हैं उन्हें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो सकता है। ऐसे लोगों में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, खराब लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करने और बहुत ज़्यादा फैट खाने की वजह से बीमारी हो सकती है। अब शुरुआत में फैटी लिवर के लक्षण ज़्यादा नहीं दिखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद मरीजों को पेट के दाईं तरफ और ऊपरी हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है, मतली और उल्टी होने लगती है, थकान महसूस होती है, कुछ करने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती, वजन भी तेज़ी से घटने लगता है। अगर समस्या बढ़ने लगे तो पैरों में सूजन भी आ जाती है। अब रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे दिन में 6 घंटे से ज़्यादा समय बैठे हुए यानी सुस्त पड़े हुए बिताते हैं उन्हें कम उम्र में फैटी लिवर का खतरा है। इस स्टडी को नेचर जर्नल के गट एंड लिवर में छापा गया है और इसके लिए स्टडी के रिसर्चर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड में प्रोफेसर एंड्रू एग्बाजे ने 2500 से ज़्यादा किशोरों पर रिसर्च की है। इसमें 57% लड़कियां थीं, बाकी लड़के। 17 और 24 साल की उम्र में उनका लिवर अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाया गया ताकि उनमें फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस की जांच की जा सके। लिवर सिरोसिस में लिवर धीरे धीरे खराब होने लगता है और आखिर में फेल हो जाता है। स्टडी में पाया गया कि जो किशोर छोटी उम्र में 6 घंटे तक बैठे रहते थे वो अब 9 घंटे तक बैठे रहते हैं, यानी कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते। ये भी पता चला कि 6 घंटे के बाद हर आधे घंटे ज़्यादा बैठने पर उनमें 25 की उम्र से पहले फैटी लिवर का रिस्क 15% तक बढ़ गया। हालांकि बच्चों में फैटी लिवर का रिस्क कम किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज़ करता रहे, खेले कूदे, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ज्वाइन करे जिसमें शरीर को मेहनत करनी पड़ती है, जैसे एरोबिक्स, डांस। बच्चे को हेल्दी चीज़ें खिलाइए जैसे हरी सब्जियां, फल। डाइट में फ़ैट और तली भुनी चीज़ें कम से कम रखिए। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने बताया हेल्दी खाना पकाने का सही तरीका। कुकिंग करते वक्त हमारा गोल होता है खाना टेस्टी बने, पर सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। खाना टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी है कि खाने का सारा पोषण आपको मिले, तभी तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप फिट रहेंगे। लेकिन खाने से पोषण तभी मिलेगा जब उसे सही तरह से पकाया जाए, वरना उसके सारे पोषक तत्व तो नष्ट हो जाएंगे। कई बार हम खाना खुली हुई कढ़ाई या फिर पैन में बनाते हैं। अगर आप अक्सर ऐसा करते हैं तो ये आदत छोड़ दीजिए। ICMR ने NIN के साथ मिलकर भारतीयों के लिए डाइट से जुड़ी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। उनके मुताबिक खाने को हमेशा ढककर ही पकाना चाहिए। इससे समय तो बचता ही है, खाने के पोषक तत्व भी बचे रहते हैं। दरअसल आग के संपर्क में आते ही पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। जब हम खाना बनाते समय कढ़ाई को ढक देते हैं तो समय कम लगता है और खाने का पोषण बचा रहता है। वहीं बिना ढके खाना बनाते हुए समय तो ज़्यादा लगता ही है। हवा के संपर्क में आने से पोषक तत्व तेज़ी से नष्ट होने लगते हैं। अगर आप बर्तन को ढकते हैं तो इससे फूड कंटामिनेशन का खतरा भी कम होता है, यानी खाने के दूषित होने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है। एक टिप और, ICMR के मुताबिक अगर आप दाल बना रहे हैं तो उसे प्रेशर कुकर या फिर किसी दूसरे बर्तन में उबाल कर ही बनाएं। ऐसा करने पर दाल में मौजूद एंजाइम इनहिबिटर्स खत्म हो जाते हैं, जिससे दाल और उसके पोषक तत्व शरीर में अच्छे से पच जाते हैं। देखिए, हमारे शरीर में कई तरह के ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो खाना पचाने में मदद करते हैं। इन्हें डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं, जैसे कि एमिलेज, माल्टेज, लैक्टेज और लाइपेज। ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, हमें हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं और पोषक तत्वों को तोड़कर उन्हें शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब कराते हैं। लेकिन कई बार एंजाइम इनहिबिटर्स इनके काम में दिक्कत पैदा करने लगते हैं और पोषक तत्वों को सही तरह से पचने नहीं देते। ऐसे में जब हम दाल को प्रेशर कुकर पे उबाल कर बनाते हैं तब फ़ायदा होता है और ये एंजाइम इनहिबिटर्स अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह स्टीम कुकिंग यानी भाप में पका खाना भी फ़ायदेमंद होता है। इससे सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ जाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं, साथ ही कई बीमारियों से हमारी रक्षा भी करते हैं। ICMR और NIN की गाइडलाइंस के अनुसार खाना डीप फ्राई करने से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा तला खाना खाने से शरीर में फैट और तेल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे दिल की बीमारियां, स्ट्रोक और डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है। मोटापा, हाई BP और कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी दिक्कतें होने लगती हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो email ID इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।